सभी राष्ट्र निर्माताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, साईं पीजी कॉलेज, फतेहपुर, बाराबंकी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में रत होंगे। इसी श्रृंखला में सहयोग करने की दृष्टि से मैं आपको आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ाऊंगा जो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में है और सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नेट के फर्स्ट पेपर पर भी ये प्रश्न इसमें से क्वेश्चन आता है। इस तरीके से जो इन क्षेत्रों के प्रतियोगी या प्रशिक्षु हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे उन्हें लाभदायक वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए पढ़ना प्रारंभ करें। सभी छात्रों का ऐसा कहना रहता है कि ये जो टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि पूरे मनोयोग से आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। दावा है कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप जो तथ्य मैं पढ़ा चुका हूँगा उस पर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। ये मापन और मूल्यांकन का पूरा जो टॉपिक है वो 2 वीडियो में अपलोड हो पाएगा, इसीलिए आज हम मापन और मूल्यांकन का अर्थ समझेंगे, अगले वीडियो में प्रकार देखेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मापन क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि मापन जो शब्द है, मेजरमेंट जो वर्ड है, वो फिजिक्स का वर्ड है जिसे हमने फिजिक्स से लिया है, जहाँ पर हम किसी भौतिक वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर हम अंक प्रदान करते थे। कोई मेज़ कितनी लंबी है, कोई लकड़ी का टुकड़ा कितना लंबा है, ये हम अगर मापें और बताएं कि 1 मीटर है और कहें कि 1 हाथ का है, इस तरीके से जो उपयुक्त माप होगी वो 1 मीटर होगी। इस तरीके से जो किसी विशेषता जो उस मेज़ की या उस लकड़ी की टुकड़े की जो विशेषता थी, एक लंबाई, उस लंबाई को हमने अंकों के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया। यह विशेषताओं को अंक दे देना मापन कहलाता है। ये काम हम फिजिक्स में करते थे। भौतिक वस्तुओं की विशेषताओं का मापन हम फिजिक्स में करते थे। हमारे लिए यहाँ पर यानी हमारे का मतलब शिक्षक और विद्यालय के परिवेश में जो हमें जिसका मापन करना है वह हमारा छात्र है। उस छात्र में विभिन्न योग्यताएं हैं, विभिन्न पाठ्य हम उसको पढ़ाते हैं, विभिन्न विषय हम उसको पढ़ाते हैं। तो उस बालक में भाषा की योग्यता कितनी है, उसमें तर्क क्षमता कितनी यानी गणित उसको कितनी आती है, उसको सामाजिक परिवेश की समझ कितनी यानी सामान्य ज्ञान उसको कितना आता है, इन सभी को अगर हम बताएं कि इतना आता है तो इतना आने से ज़्यादा अच्छा है अगर हम कहें कि 50 नंबर की परीक्षा में इसने हिंदी में 48 नंबर प्राप्त किए हैं। अगर हम कहें कि ये 48 नंबर इसने प्राप्त किया है तो एक हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ इसे भाषा पर अच्छी कमांड हासिल है। इसी तरीके से अगर गणित में कहें कि इसे 50 नंबर की परीक्षा में 40 नंबर प्राप्त किए हैं तो भी हम कहेंगे कि हाँ इसे गणित पर भी अच्छी पकड़ है, भाषा से थोड़ा कम है। आगे की बात करें तो सामान्य ज्ञान पर भी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के आधार पर जो वो अंक प्राप्त करेगा उस आधार पर हम उसके सामान्य ज्ञान की समझ को भी हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसे हम आसानी से किसी को बताते समय उसे भी समझ में आएगा और हम हमारे लिए भी एक विवरण इकट्ठा करने में हमें भी आसानी होगी, हमें का मतलब शिक्षकों को। तो इस तरीके से मापन क्या होता है, तथ्यों को अंक के रूप में प्रदर्शित करता है। यह वास्तविक रूप से इसका वर्णन हो पाता है किसी वस्तु का इसके माध्यम से। भौतिक पदार्थ के गुण और विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। गुणों और विशेषताओं को क्या करना, अंक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। ठीक है, एक मेज कितनी लंबी है 1 मीटर बता दिया, इसको हिंदी कितनी आती है ये अंकों में बता दिया। ये एक सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं हुई, कहा कि बहुत सारी घटनाएं हुई, और कहा कि 1 साल में इसमें यहाँ पर 200 एक्सीडेंट हुए या 256 एक्सीडेंट हुए। तो ये बात कह सकते हैं कि 365 दिनों में 256 एक्सीडेंट हुए, यानी हम दर भी निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितने हुए। इस तरीके से अंकों के रूप में हम आंकड़े इसलिए प्राप्त करते हैं जिससे हमें किसी भी तथ्य का विश्लेषण करने में, किसी भी तथ्य का विवरण इकट्ठा करने में आसानी हो सके। तो आज आगे देखें कि विभिन्न विद्वानों ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है।
हम सभी जब कभी पढ़ना प्रारंभ करते हैं और परिभाषाएं जब हमारे सामने आती हैं तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में खुजली होती है कि परिभाषाएं बड़ी, ये जो सामाजिक विज्ञान का एक व्यवहार है कि हम परिभाषाएं जरूर पढ़ते हैं किसी के अनुसार, तो क्यों पढ़ते हैं। तो ये बात आप जानिए कि किसी भी वस्तु या किसी भी तथ्य या किसी भी शब्द को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या उस समझने के लिए सबसे पहले प्रयास करते हैं उसके शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, तो उस शब्द के अर्थ के आधार पर उसको समझते हैं। फिर उस शब्द पर या उस टॉपिक पर किन किन लोगों ने काम किया है और उन लोगों ने जो काम किया है उस आधार पर उन्होंने क्या बताया है कि ये क्या है, तो ये जो जिन लोगों ने उस पर काम किया है वो क्या है जो बताया है, वही परिभाषाएं बनाकर देते हैं। जैसे अगर हम कहें परिभाषाओं को अपने सामाजिक जीवन से जोड़ें तो क्या होता है, जैसे कोई कहीं पर कोई एक शादी देखी जाती है तो शादी देखने से पहले लड़का अगर उसको हम जान गए, नाम वाम पता चल गया, जन्मतिथि वगैरह पता चल गई, अब क्या करें तो गांव प्रधान से पूछ लें कि कैसा लड़का है, तो जानता होगा अच्छी तरीके से। लड़के के मामा से परिचय हमारा है तो लड़के के मामा से पूछ लें, उसको भी बचपन से देखा होगा। लड़के के चाचा से लाओ पूछ लें। तो इस तरीके से सगे संबंधियों से भी हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमें हमारे मस्तिष्क में बन पाता है। इसी तरीके से हम किसी भी विषय वस्तु को जो पढ़ रहे हैं, विभिन्न विद्वानों का जो हम मत पढ़ते हैं, उन विद्वानों के मत के आधार पर हमारी धारणा एकदम स्थापित हो जाती है और एकदम फिट हो जाती है। इसलिए परिभाषाओं में प्रयोग किए गए शब्दों को आप बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। तो क्या कहते हैं एस.एस. स्टीवन साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है मापन के क्षेत्र में, 4 स्तर इन्होंने बताए हैं, आगे पढ़ेंगे उसको भी। एस.एस. स्टीवंस कहते हैं कि मापन किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। पूर्व में आपने पढ़ा क्या कि वस्तुओं, गुणों और विशेषताओं को क्या कहते हैं, आप अंकों में प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन अंक देने की कोई एक प्रक्रिया होगी, कोई एक निश्चित नियम होगा कि आप इसे मीटर में मापते हैं, उसे लीटर में मापते हैं, उसे किलोग्राम में मापते हैं, तो एक निर्धारित मानक भी तय किए जाते हैं। उस निर्धारित मानकों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, वस्तुओं को मापने का काम करते हैं, तो वस्तुओं की विशेषताओं को अंक देने का काम करते हैं। तो स्टीवन साहब कहते हैं कि मापन जो है वो किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये स्टीवन साहब कहते हैं। जी.सी. हेल्मस्टेडर साहब क्या कहते हैं, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, आगे इनकी परिभाषा बड़ी आसान सी है, अच्छी बात कहते हैं। मापन को एक प्रक्रिया के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है, कहा है कि जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन हम प्रदर्शित करते हैं, वह मापन होता है। तो इन दोनों के आधार पर अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो कहा कि नियमों के आधार पर किसी वस्तु और विशेषताओं के गुणों को अंक प्रदान करना हमारा मापन कहलाएगा। इसी परिभाषा का विश्लेषण करके हमने पढ़ा है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, मेरा प्रयास है कि आज के बाद आपको इस टॉपिक पे कोई कन्फ्यूज़न न रहे, इसीलिए मैं आपको विस्तृत तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, ऐसी मेरे आशा रहेगी। चलिए, तो इन दो परिभाषाओं का जब हमने अध्ययन किया, मामा और चाचा की जब बात हमने सुनी, तो हमने और जो फोटो देखा और नाम देखा, उस आधार पर हमारे मस्तिष्क में क्या धारणा बनी, तो हमारे मस्तिष्क में धारणा बनती है कि मापन क्या है, विभिन्न निरीक्षण करने पर विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं को, निरीक्षण यानी सर्वे जो हुए, निरीक्षण वस्तुओं और घटनाओं को विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक और संगत रूप से चिन्ह या आंकिक संकेत प्रदान करने की, चिन्ह भी दे सकते हैं हम, अंक भी दे सकते हैं, तो चिन्ह और संकेत प्रदान करने की जो हमारी प्रक्रिया है वह मापन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की बात करें, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं मापन करते समय। सबसे पहले काम हम अगर करें तो मापन की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। किसी भी चीज़ को मापने से पहले हम 3 काम करते हैं। क्या? सबसे पहले हम उसके गुणों को पहचानते हैं। ठीक है, हम अगर मेज को मापना है तो हम देखेंगे कि ये लंबी है कि ये चौड़ी है, तो पहले हम उसके गुण को पहचानें, ये मोटाई में ज़्यादा है, तो पहला काम गुणों को पहचानना। यानी छात्र के अगर परिवेश में बात करें तो सबसे पहले विभिन्न हम छात्रों को अवसर उपलब्ध कराएंगे। उन अवसर उपलब्ध कराने के बाद जैसा उसका परफॉर्मेंस होगा तब हम उस आधार पर गुण जान पाएंगे। तो पहला काम गुणों को पहचानना। दूसरा काम गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना। अब जो ये गुण इसके हमें दिख रहे हैं, इस गुण को हम
किसी एक नियम के आधार पर भी तो काम करना है भैया, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो एक कोई स्टैंडर्ड बनाएंगे, यानी 50 नंबर की परीक्षा बनाएंगे कि 100 नंबर की परीक्षा बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड बनाने का काम करेंगे, संक्रिया विन्यास तय करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, उस जो हमने गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित करना, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उस स्टैंडर्ड के आधार पर हम अंक अब प्रदान करेंगे। तो ये 3 काम, पहला काम गुण पहचाना, गुण पहचानने के बाद किसी स्टैंडर्ड का निर्माण किया, उस स्टैंडर्ड के निर्माण के पश्चात हमने बालक को अंक प्रदान कर दिए। ये 3 प्रक्रिया का पालन हम मापन के प्रोसेस में करते हैं। चीज़ें समझ में आई। अंक प्रदान विशेषताओं को निश्चित नियमों के आधार पर अंक प्रदान करना है, तो निश्चित नियम कैसे बनाओगे, गुणों को पहले पहचानोगे, फिर निश्चित नियम बनाओगे, फिर आप उसे अंक प्रदान करेंगे। ये 3 स्टेप का हम लोग फॉलो करते हैं। आगे की बात करें तो मापन के कितने प्रकार हैं, तो चूंकि हम इसका प्रयोग अब मनोविज्ञान में कर रहे हैं, फिजिक्स में नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक मापन का हम यहाँ पर 2 प्रकार का हमने रूप देखा है। एक हमने देखा मानसिक मापन और दूसरा भौतिक मापन। मानसिक मापन क्या है, मानसिक मापन का मापन जो है वो प्रारंभ हुआ बुद्धि के मापन से। अल्फ्रेड बिने, हम जानते हैं कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने साहब ने किया था। मानसिक मापन की प्रकृति सापेक्षिक प्रकार की होती है और मानसिक मापन में अंकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब क्या है इसका, सापेक्षिक क्या होती है? देखो, मानसिक मापन और भौतिक मापन 2 प्रकार हैं। मानसिक मापन में जो भी अंक दिए जाएंगे, देखिए अब अल्फ्रेड बिने ने भी बुद्धि परीक्षण किया और फिर आगे कई लोगों ने इसका आगे फिर जाकर के कई लोगों ने, स्टर्न महोदय ने किया, फिर उसका अन्य देशों के आधार पर उसका अध्ययन होता रहा। तो विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने एक ही तथ्य का जो अध्ययन किया है उसको अपने अपने तरीके से परिभाषित कर दिया। तो ये क्या होती है, सापेक्ष होती है किसी भी परीक्षण के आधार पर जो अंक प्रदान किए जाते हैं, यानी जो स्टैंडर्ड जो हमने बनाया उस स्टैंडर्ड के आधार पर होती है। तो चूंकि स्टैंडर्ड के आधार पर होती है और वह व्यक्ति व्यक्ति में विभिन्न विभिन्न होता है, इसीलिए इसको हम सापेक्ष कहते हैं और इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि मानसिक मापन के अंदर किसी व्यक्ति को 50 अंक प्राप्त होते हैं, परंतु इस अंक से बहुत अधिक हम वास्तविक रूप से सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, कोई निश्चितता नहीं होते, ये परिवर्तनीय भी होते हैं। अब दूसरा कह रहा है कि 50 नंबर पे जैसे आप प्रतिभाशाली जो क्या कहते हैं बुद्धिलब्धि के आधार पर वर्गीकरण हुआ था, तो कहीं कहीं अगर आप टर्मन का पढ़ें तो उसमें आपने 140 से ऊपर प्रतिभाशाली कहा है, ठीक है, और कहीं कहीं पर आप 120 से ऊपर को प्रतिभाशाली कह देते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति हैं, इनका जो अपना स्टैंडर्ड बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको? चलिए आगे देखें। मानसिक मापन के बाद भौतिक मापन क्या होता है? भौतिक मापन का आरंभ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रयोगों से माना जाता है। हम सभी जानते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रारंभ विलियम वुंट द्वारा जो पहली प्रयोगशाला लगाई गई लिपजिंग शहर में, उसके बाद से होता है। भौतिक मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है, इसके स्टैंडर्ड है, एक परीक्षण बन गया जो सब जगह लागू होगा, तथा भौतिक मापन निश्चित होता है, इसमें यादच्छ शून्य बिंदु भी होता है। फिलहाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में यादच्छ शून्य बिंदु की संकल्पना कर पाना एक कठिन कार्य है, फिर भी ऐसा हम कार्य करने का प्रयास करते हैं कि अपने कार्य को हम अधिकतम वैज्ञानिकता दे सकें। चलिए, कार्य क्या है, कौन कौन से काम हम कर सकते हैं? तो मापन के लिए प्रत्येक व्यक्ति में कुछ निश्चित योग्यता, हम जानते हैं कि हमारे पास जो बालक बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, उन सभी 10 बच्चों में अलग अलग योग्यताएं हैं और उन अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो हमें ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो है वो क्या है? मापन है। उनकी परीक्षा कराएं, उनका नंबर प्राप्त करें और नंबर के आधार पर हम जान सकें कि विभिन्न बच्चों को क्या क्या आता है। अब इस मापन के आधार पर आप क्या क्या कर सकते हैं? बच्चों का अलग क्लास बना सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, किसी बच्चे के बारे में कोई पूर्व कथन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, उस आधार पर कि बच्चे को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उस आधार पर उसका परामर्श भी दे सकते हैं। क्या समस्या एक बालक को आ रही है, अभी तक तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, एकदम से इसके परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ी आ गई, तो इस आधार पर उसको आप निदान भी कर सकते हैं और अन्वेषण भी कर सकते हैं कि एक बालक की योग्यता में किस प्रकार से वृद्धि की जा सके। इसके लिए भी आपने जब अपने बच्चों की परीक्षाएं ली, उनके पास अंक प्राप्त हुए, तो आप अगली परीक्षा में आपने अलग शिक्षण विधि का प्रयोग किया, पढ़ाया, फिर परीक्षा ली, देखा कि अंक बढ़ गए, तो इस प्रकार से आप अन्वेषण भी कर सकते हैं मापन से प्राप्त अंकों के आधार पर।
तो ये हमने पढ़ा कि क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने मापन के आधार पर देखा। अब देखें कि 4 स्तर बनाए गए हैं। मापन के 4 स्तर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर का अध्ययन करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक मापन का आधार क्या है? तथ्य हैं, आंकड़े हैं, जो हमें नंबर प्राप्त हो रहे हैं, आंकड़े, उन आंकड़ों पर हमें काम करना होगा। तो सुविधा के लिए उपलब्ध आंकड़ों को हम 4 स्तर में रखते हैं। 4 स्तरों पर एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। जो चारों स्तर बनते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं। इन चारों स्तरों का वर्णन किसने किया है? स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस। जो पहली परिभाषा आपने मापन की पढ़ी थी एस स्टीवेंस की, वो वही साहब हैं, स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस ने 1946 में ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट एक अपना विज्ञान एक आर्टिकल निकाला। उस विज्ञान लेख में इन्होंने मापन के 4 स्तरों का उल्लेख किया। ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने कहा नामित स्तर। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी चारों स्तर आपको समझ में आ जाएंगे। नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो आइए एक एक को समझें कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं, पहला काम सबसे पहला क्या हुआ? आपके पास अगर मान लीजिए एक क्लास में, कक्षा 1 में 20 बच्चे हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम आप करते हैं उन सभी बच्चों के नाम अपने रजिस्टर में नोट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? सब लोग, सभी बच्चों का नाम रजिस्टर में नोट होता है। तो ये क्या है कि ये जो स्तर का मापन है, ये नामित स्तर का मापन है। यह सबसे कम परिमार्जित स्तर है। इस नाम के आधार पर, जाति के आधार पर आप उसकी योग्यता का आकलन नहीं कर सकते। तो पहला काम नामित स्तर में क्या होता है? व्यक्तियों, घटनाओं व वस्तुओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। आप बहुत ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं? तो बालक कौन है, बालिका क्या है, इस आधार पर अलग अलग रख सकते हैं। इसमें कोई क्रम अंतर्निहित नहीं होता। इसमें कोई गुणात्मक, इसका ये एक प्रकार का गुणात्मक मापन है और इसमें प्राप्त मानों के आधार पर, संकेतों के आधार पर कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं की जा सकती। प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट की परीक्षा में कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न प्रकाशन की पुस्तकें आई। विभिन्न प्रकाशन की पुस्तकों को प्रकाशन के नाम से अरेंज करने की प्रक्रिया या अरेंज करने का जो मापन है वो क्या कहलाएगा? तो चूंकि नाम के आधार पर है तो वह नामित स्तर का आएगा। अब प्रकाशन की मांग के आधार पर अगर कहा जाएगा तो वो दूसरे स्तर का मापन हो जाएगा। किसी निश्चित आधार पर प्रकाशनों को एक क्रम में रखना, वो अलग स्तर का मापन हो जाएगा। ठीक है, एक मापन, एक प्रकाशन की कितनी पुस्तकें आई हैं, ये मापना अलग प्रकार का मापन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो उन्होंने कहा कि किसी एक विशेष गुण के आधार पर अलग अलग रख दिया, ये नामित स्तर का मापन हो गया। यानी बालक, बालिका, अलग अलग नाम आपने नोट कर लिया। ठीक है, पता चला आपके यहाँ बच्चे के बजाय जानवरों पढ़ते हो तो आपने सभी बच्चों का नाम एक जगह लिख लिया और जो जानवर पढ़ा रहे हैं उनका नाम आपने एक जगह लिख लिया। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है इस दिनों में। ठीक है, क्रमिक स्तर क्या है भाई? तो क्रमिक स्तर के मापन में अब आपने क्या किया था? पहले किया है सब बच्चों का नाम नोट कर लिया। ठीक है, एक विशेष गुण के आधार पर बालक, बालिका अलग अलग कर लिया। या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता आयोजित करानी है तो आपने कौन कौन बच्चा डांस कर सकता है उसका नाम नोट किया है, कौन कौन बच्चा गाना गा सकता है उसका नाम नोट किया। कुछ भी गुण विशेषता के आधार पर अलग अलग अभी नाम नोट हुए। दूसरा काम क्या करेंगे कि क्रमिक, जैसा कि नाम से हम जान पा रहे हैं, क्रमिक स्तर के मापन में व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं को किसी गुण अथवा विशेषता की मात्रा कितनी है, उसमें मात्रा के आधार पर हम विभिन्न श्रेणियों या उपसमूहों में एक निश्चित क्रम देते हैं। तो यह क्रमिक स्तर का मापन है और वर्गों को कोई नाम या प्रतीक भी हम इस आधार पर प्रदान कर देते हैं। अब बच्चा कौन सा, जैसे हिंदी की अगर कोई अध्यापिका है और वो चाहती है कि हिंदी में उसने एक परीक्षण लिया था और उस आधार पर वो जितना जिसका अच्छे नंबर आए हैं उस अवरोही क्रम में या कहें कि आरोही क्रम में, किसी भी क्रम में वो अगर वो नाम का अरेंजमेंट कर रही है तो वो जो आरोही अवरोही क्रम है उस गुण की मात्रा जितनी जितनी जिसमें उपस्थित है उस आधार पर अगर कोई नाम नोट किए जा रहे हैं तो वो आपका क्रमिक स्तर का मापन है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो 2 काम आपने कर लिया। सबसे पहला बच्चों का नाम नोट कर लिया, बच्चों में कौन कौन सी योग्यता है, योग्यता की मात्रा कितनी कितनी है,
उन सब के आधार पर आपने क्रम बना लिया, तो उसे आपने क्रमिक स्तर का मापन कहा। उदाहरण अगर जो यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था, उसी उदाहरण को अगर हम लें कि विभिन्न प्रकाशनों की पुस्तकें जो हैं उनकी मांग कितनी है, ठीक है, उस आधार पर अगर अरेंज करें तो हम पहले जो फला प्रकाशन है उसकी पुस्तकें ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उसको पहली लाइन में लगा लिया, दूसरी लाइन में लगा लिया, तीसरी लाइन में लगा लिया, ऐसा क्रमिक स्तर का मापन हो गया। तीसरा क्या है भैया, आइए देखते हैं अंतराल स्तर का मापन क्या कहलाता है। तो अंतराल स्तर के मापन में क्या होता है कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा कि गुण की एक मात्रा, निश्चित मात्रा जो है उसके आधार पर एक ग्रुप बनाए जाते हैं, श्रेणी बनाई जाती है। जैसे आप अगर इसका प्रयोग करें तो जैसे थर्मामीटर बनाते हैं, तो थर्मामीटर बनाने में 1 डिग्री यानी 1 से 2 के बीच का जो अंतर है, यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री का जो अंतर है वह निश्चित होगा। ऐसा नहीं कि 1 और 2 की डिग्री में बीच में कुछ अंतर अलग हो और 3 से 4 जो डिग्री का अंतर है उसमें अंतर कुछ और पैमाने लिए गए हों। तो निश्चित मात्रा के आधार पर अगर हम अलग अलग समूह बना रहे हैं, जैसे हमने कह दिया कि 25 नंबर तक वाले एक समूह में रखिए, 25 से 50 वाले एक समूह में रखिए, 50 से 75 वाले एक समूह में रखिए, यानी जो ये निश्चित मात्रा के आधार पर, निश्चित गुणों की मात्रा के आधार पर अलग अलग श्रेणियां बना रहे हैं, तो इसे हम अंतराल स्तर का मापन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस आधार पर जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन गुणा भाग नहीं कर सकते इस आधार पर जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया आपका नामित इंटरवल स्केल यानी अंतराल स्तर का मापन। आइए जानते हैं अगला, चौथा जो एस.एस. स्टीवन साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा था, चौथा था अनुपात स्तर का मापन या रेशियो स्केल का मापन। इसे सबसे उच्च स्तर का मापन कहा जाता है, यह सबसे सर्वाधिक परिमार्जित है, क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर आपको मापना है तो कितनी मापना है, कहाँ से शुरू हुई है, अगर ये बात अगर आप जान पाएंगे तो तभी आप उसका वास्तविक मापन कर सकते हैं। तो कहाँ से शुरू हुई का मतलब पॉइंट 0 आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट 0 जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट उसका नहीं कर सकते। इसीलिए इस स्केल में क्या होता है, पॉइंट 0 होता है। इस स्केल में सभी गुणों के साथ साथ जो ऊपर की तीनों गुण हैं, तीनों स्केल्स, हम सभी के गुण इस स्केल में होते हैं। साथ साथ एक निरपेक्ष शून्यमान या परम शून्यमान भी इसमें निहित होता है। इसी शून्यमान के आधार पर यह सबसे परिमार्जित स्तर होता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्केल में परम शून्यमान या निरपेक्ष शून्यमान पाया जाता है। तो रेशियो स्केल या अनुपात स्तर में शून्य पाया जाता है। अनुपात जब लगाते हो तो 2 बिंदु लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तो 2 बिंदु कहाँ होंगे, बिंदु यानी 0, तो 0 कहाँ, अनुपात में। तो ध्यान रखिएगा, इस मापन या इस स्केल से जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उन पे हम सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं ना भाई। लंबाई, दूरी, और हमने मापा तो हम लंबाई 1 मीटर कैसे मापते हो, पहले 0 शुरू करते हो ना, इस तरीके से ये चारों स्तर के मापन आपके पास आ गए। तो आई होप समझ में आया होगा आपको मापन के बारे में और मापन के सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। एक लाइन में अगर हम पूरा कवर कर रहे तो कह सकते हैं कि जो एक बालक के जो गुण हैं उस गुण के किसी निश्चित नियम के आधार पर हम उसे अंकों में प्रदर्शित कर दें, उसे हमने मापन कहा था। और ये 4 स्तर इसके मापन हैं कि सबसे पहले नाम के आधार पर, गुण के आधार पर क्रम दिया, गुण की निश्चित मात्रा के आधार पर क्रम दिया, और फिर शून्य यानी कहाँ से गुणों की शुरुआत होती है उस स्केल को हमने रेशियो स्केल कहा। इस तरीके से 4 स्तर से आपने मापन का पूरा कंक्लूजन कंप्लीट किया। आगे वर्ड है मूल्यांकन का। यही 2 टॉपिक आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 23 मिनट हो चुके हैं, फटाक से 10 मिनट में खत्म करते हैं इसको भी। तो मूल्यांकन क्या है भाई, मूल्य का अंकन। मूल्य हमारे लिए क्या है, मूल्य माने मूल्यवान यानी उपयोगी। भैया पैसा कहते हो ना, मूल्य कितना है बताइए भाई, चीनी का मूल्य कितना है, तो चीनी कितनी मूल्यवान है ये पैसा देकर बताते हो। तो मूल्यांकन यानी कोई वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है उसको भी हम यहाँ अंक देंगे। उस ऊपर भी अंक दे रहे थे, यहाँ भी अंक देंगे, लेकिन किस आधार पर, गुण और विशेषताओं की क्या उपयोगिता है, क्या मूल्य है उसका, उस आधार पर ही हम अंक प्रदान करेंगे। तो ये कोई आसान काम नहीं लग रहा है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई फिर से बता दूं, चलिए बता देता हूँ। मूल्य का सिर्फ हमें भी शब्द का अर्थ जानना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बच्चे लड़के का फोटो देखा है, फोटो के आधार पर क्या क्या नाम आ रहे हैं, फेसबुक पर उसको हमने सर्च किया है, अभी चाचा मामा से पूछा नहीं है। तो चाचा मामा से जब पूछ लेंगे तो थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो अगर हम सभी सिर्फ शब्द के अर्थ का देखें कि मूल्य को अंक देना यानी उसकी उपयोगिता को अंक प्रदान करना मूल्यांकन कहलाता है। तो ये शब्द कहाँ से आया है? आधुनिक युग में मूल्यांकन मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र की महत्वपूर्ण देन है। मूल्यांकन एक निरंतर और विस्तृत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि किसी माप की उपयोगिता के संबंध में, उपयोगिता की बात आ गई नहीं आ गई कि माप की क्या उपयोगिता है, उसके संबंध में अगर कोई निर्णय लेना है तो वो निर्णय या मूल्य मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मूल्यांकन में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होंगे। यानी उसको मान लीजिए, अगर उसको हम ऐसे देखें कि किसी बच्चे का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उसे अच्छा कहेंगे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, ठीक है, वो आगे की बात हम करेंगे। एक मार्कशीट में दोनों होते हैं। सामान्यतः अगर देखें तो एक बच्चा अपने जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें कितना अच्छा है, साथ के साथ अन्य जो पार्टिसिपेशन हो रहे हैं क्या उसमें उसका कोई प्रतिभाग है कि नहीं, उन सब अन्य में भी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित होंगी, उस अन्य में प्राप्त अंकों के आधार पर उसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनेगा, तो वो भी सब इसमें सम्मिलित होंगी। तो आगे कहे कि मूल्यांकन के द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। एक मूल्यांकन में मापन और उस मापन से प्राप्त अंक का क्या उपयोगिता है। मान लीजिए 600 में उसको 450 नंबर मिले हैं, तो ये 600 में पाए गए 450 नंबर किस श्रेणी के हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, तो हमने कहा ये फर्स्ट क्लास नंबर है। एक मार्कशीट में दो चीज़ें होती हैं, मापन और मूल्यांकन। क्या विभिन्न सब्जेक्ट में आप अंक प्राप्त करते हैं कि नहीं प्राप्त करते हैं, उस अंक का सम बनता है कि नहीं बनता है, सम बनता है और पूर्णांक होता है। उस पूर्णांक में प्राप्त आपके जो टोटल नंबर हैं उस आधार पर आपका फर्स्ट क्लास बनता है, सेकंड क्लास बनता है, थर्ड क्लास बनता है और फेल बनता है। ये जो अंक मिले हैं ये अंक कितने उपयोगी हैं, इसको हमने अंक में कहा कि फर्स्ट क्लास नंबर है। ये जो अंक मिला ये सेकंड क्लास नंबर है, ये जो अंक मिला ये थर्ड है, ये थर्ड क्लास नंबर है, ये जो अंक मिला ये थर्ड क्लास में आता है। यानी मापन मूल्यांकन में मापन और उस मापन का प्राप्त अंक की क्या उपयोगिता है, इन दोनों की बात हम करते हैं तो वो मूल्यांकन कहलाता है। और ये एक आसान काम नहीं है, आसान काम बना लेंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस प्रकार मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से भी है, अर्थात अधिगम अनुभव यानी जो आपने पढ़ाया है उस पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, किस स्तर तक परिवर्तन हुआ है, इसका निर्धारण हम मूल्यांकन करके करते हैं। अतः मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। जो मूल्यांकन बड़ा भाई है, उस बड़े भाई का एक ये छोटा भाई है मापन। मापन मूल्यांकन का ही वह भाग है जो उसमें तदैव हमेशा के लिए निश्चित होता है। अब आओ जरा चाचा पापा फूफा से बात कर लें। तो इनके जो बहुत सगे भाई थे, एनसीईआरटी दिल्ली की एक पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 बातों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। कितने बातों के बारे में? 3 बातों के निर्णय लेते हैं मूल्यांकन में। क्या कि जिस उद्देश्य से हमने पढ़ाया था इसको हिंदी कि हमने वर्णमाला जब इसको पढ़ाना शुरू किए थे तो हम सोचे थे कि इसको अक्षर ज्ञान हो जाएगा। तो जब हमने परीक्षा ली है तो क्या इसको अक्षर ज्ञान हुआ? तो पहला काम, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। दूसरा कहा कि जिस मेथड का हमने ये जो नंबर मिला है तो इस आधार पर यानी जो हमने तरीका अपनाया था, जो टेक्निक अपनाई थी, वो टेक्निक उपयोगी है या नंबर कम आया तो हम सोच सकते हैं कि ये टेक्निक उपयोगी नहीं रही, इस तरीके से जो हमने पढ़ाया वो बहुत अच्छी तरीके से हमने नहीं पढ़ाया। अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे, यानी जो क्लास में बच्चा बैठा था और बैठ के जो सुन रहा था, जो हमने बोला अपने मुंह से, तो वो जो अपने मुंह से हम बोल रहे थे, जो उसको कानों तक वो शब्द जा रहे थे, क्या वो उसके लिए परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया तो मान लो रट के गया था और रटने के बाद थोड़ा सा प्रश्न कुछ अलग कर दिया गया, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार, तो जो मैंने बातें उसको समझाई थी तो क्या समझ में उसको आया था या नहीं आया था, कि मूल्यांकन कह दिया गया या मूल्य निर्धारण क्या होता है। अगर ये पूछ लिया जाए मूल्यांकन की जगह पर तो बात तो एक ही है भैया, तो मैंने जो बताते समय ये बात समझाई थी और वो आपको समझ में आई थी कि नहीं आई थी, ये भी तो हम जब अंक प्राप्त होता है उस आधार पर जान पाते हैं। तो ये सब बातें भी हम मूल्यांकन में सम्मिलित करते हैं। तो उपरोक्त 3 बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, जिससे हम त्रिभुजाकार आकृति में समझ सकते हैं। मैंने जब ये बनाया था, जब ये टेक्स्ट टाइप किया था, चूँकि देखिए बड़ी मेहनत लगती है, आप मत समझिएगा कि 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट का जो वीडियो है ये 40 मिनट में ही बन के तैयार होता है।
अच्छी किताबों से कंटेंट इकट्ठा किए जाते हैं, कंटेंट इकट्ठा करने के बाद टाइप किया जाता है, टाइप करने के बाद PDF बनाया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो बनाते समय मैंने त्रिभुज बनाया था, लेकिन ये PDF बनते समय त्रिभुज नहीं आया है। हो सकता है त्रिभुज से उस PDF वालों की कुछ दुश्मनी हो, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। 3 बिंदु 3 जगह लिखे हैं। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं। शिक्षण उद्देश्य, जो हम जिसके लिए हमने पढ़ाया था, जो पढ़ा रहे थे क्लास में उससे क्या फ़ायदा हुआ, और मूल्यांकन प्रविधि। इन तीनों चीज़ों की जांच हम अपने मूल्यांकन प्रक्रिया में कर लेते हैं। ठीक है, इसे मूल्यांकन त्रिकोण भी कहा जाता है। सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मूल्यांकन के त्रिकोण में सम्मिलित होते हैं। तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रविधि, या सिर्फ मूल्यांकन अगर लिखा जाएगा तो भी आपका उत्तर वही होगा। आगे आओ, मूल्यांकन की परिभाषाएं पढ़कर खत्म करते हैं वीडियो को। आगे प्रकार कल पढ़ेंगे। तो परिभाषाएं पढ़ लेंगे तो फूफा चाचा क्या कहते हैं, तो हमारा थोड़ा मन मजबूत हो जाएगा। चलिए, टारगेटसन और एडम्स ने क्या कहा, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना, उसकी उपयोगिता निर्धारित करना शैक्षिक मूल्यांकन तथा शैक्षिक मूल्यांकन से आशय किसी शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम अनुभव की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करना है। तो ये मूल्यांकन कहलाता है। दूसरा, गुड्स महोदय की परिभाषा चूंकि 2 लाइन की है या 1 लाइन की है, तो ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, ध्यान से पढ़िएगा। गुड्स के शब्दों में मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो सही माने सही ढंग से मापन करोगे तो गुड मिलेगा। तो गुड का मतलब क्या है, गुड्स महोदय ने इसको बताया है। आगे कोठारी आयोग, इनके सगे चाचा मूल्यांकन के, तो कोठारी आयोग क्या कहते हैं, सुनो भैया। तो कोठारी आयोग ने मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अब भैया लड़का बड़ा हो गया, ब्याह करने वाला हो गया है। यानी अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है और यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों से अधिकांश रूप से यह संबंधित भी है। यानी मूल्यांकन जो है वो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। यानी जो परीक्षा हम आखिरी में ले लेते थे, वो आखिरी वाली परीक्षा अब काम नहीं आएगी। हर 15 दिन पे या 1 यूनिट के कंप्लीट होने के बाद अगर हम टेस्ट लेते हैं तो वो ज़्यादा उपयोगी है, उसके लिए हम कार्य कर पाएंगे। तो यह शिक्षण पूरी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसी के द्वारा ही शिक्षण लक्ष्यों की अधिकांश प्राप्ति हो सकेगी। आगे की बात करें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये पाठ्यक्रम निर्माण में बड़ी योग्यता निभाता है। यानी मूल्यांकन के वो सगे चाचा थे तो ये सगे मामा है। अगर ये कोई बात कह देंगे तो एकदम ऑथेंटिकेट बात होगी। क्या कहते हैं भैया, देखो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, अच्छी बात है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, कक्षा में दिए गए अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली हुए और कहाँ तक उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। ये सभी बातें शैक्षिक मूल्यांकन के द्वारा हम समझते हैं। तो अभी तक आज मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा, मूल्यांकन में हम जिस उद्देश्य के लिए बच्चे को पढ़ा रहे थे, क्या वह उद्देश्य प्राप्त हुआ। देखो, फर्स्ट आने का मतलब ये हुआ, हमने फर्स्ट कहा, फर्स्ट क्लास बच्चा है। अगर हम बार बार थोड़ा ना कहते हैं कि 460 नंबर पाने वाला बच्चा है, हम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन बच्चे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्लास बच्चे कहते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए इनको हमने हाई स्कूल पढ़ाया था, जो विषय पढ़ाए गए थे, उस विषय पढ़ाने के जो उद्देश्य थे उनको वो पूर्ण हुए होंगे। विद ऑनर बच्चे कितने हैं, 75% से ऊपर वाले कितने हैं, विद ऑनर उन्हें कहा जाता है। मेरिट में आए कितने बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो शब्द हम कह देते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उसके पीछे एक बड़ा परिभाषा जुड़ी होती है। तो ये मूल्यांकन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा मापन मूल्यांकन। अगले वीडियो में कल हम प्रकार पढ़ेंगे अधिगम के लिए, अधिगम के अनुसार अधिगम मूल्यांकन के रूप में विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, सब सतत और व्यापक मूल्यांकन, सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अंत तक आप खेल खेल में सारे तथ्य को जान समझ चुके होंगे और ज़रा सा इसको पढ़ने के बाद चिंतन करिएगा और उसके बाद प्रश्न हल करने का काम करिएगा। आई होप आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि मेहनत लगती है, और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता।